आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण का क्लास करेंगे जो कि आपका क्लास 10th का जो सेशन चलने वाला है 2025-26 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके ये विशेष रूप से जैकबोर्ड को कवर कर रहे हैं। हम लोग जो जैकबोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको विशेष रूप से हम कवर करा रहे हैं, बट अदर सभी बोर्ड्स के एग्जाम जो होते हैं जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, सभी जगह काम करेंगे अगर वहाँ पे एनसीईआरटी बुक चलता है तो। जैकबोर्ड हम विशेष रूप से कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो साइंस का बुक होता है, साइंस की किताब होती है, उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है और उसी केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है रसायन अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होती है। क्लास 10th के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से क्लास है, एक बार में क्लास समझ में आएगा, बस अच्छे से आपको देखना है। कोई दूसरा क्लास बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ये क्लास को अच्छे से आप कवर कर लेते हैं। बाकी एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। चीजों को नोट्स करते हुए चलिएगा और विश्वास मानिए अच्छे से अगर नोट्स करते हैं तो आपका लास्ट में बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। और शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले रासायनिक है ना, रसायन अभिक्रियाएं और रस और समीकरण जो चैप्टर है उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग दो भाग में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसे दो भागों में कवर करेंगे, 2 पार्ट्स में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में। तो हम लोग इसमें टोटल टॉपिक है रसायन अभिक्रिया। रसायन अभिक्रिया क्या होता है ये कवर करेंगे। उसके बाद अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है ये आपको बताएंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, वो आपको बताएंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है बताएंगे। रासायनिक समीकरण के प्रकार को बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे कि ये प्रकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। संतुलित और असंतुलित जो समीकरण होते हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करें और इसके कितने चरण हैं, है ना। इसमें बहुत सारे चरण दिए गए हैं लेकिन हम लोग कुछ चरण को आपको साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप असंतुलित समीकरण को आसानी से संतुलित कर पाएंगे और संतुलित करने के क्या क्या स्टेप्स हैं वो सारा आपको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस है ये बताया जाएगा। उपचयन और अपचयन क्या होता है ये डिस्कस की जाएगी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है वो बताया जाएगा। और लास्ट वन इज द रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं। यानी टोटल 9 टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कोशिश करेंगे इसे 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। आप लोग फटाफट तरीके से हेडिंग बैठा करके लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, पहले समझना है, देन पॉज करके वीडियो को आराम से आपको लिखना है। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पहले हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, वैसा प्रक्रिया मतलब वैसी स्थिति वैसी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें कोई भी पदार्थ जो है वह अकेले अकेले यानी सिंगल भी हो सकता है। कोई भी पदार्थ जो है मैटर है वह अकेले भी हो सकता है या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगी। और एक से अधिक, एक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, एक भी दे सकती है या फिर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका पदार्थ है, एक यहाँ पदार्थ है, 2 पदार्थ है, दोनों आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, क्रिया किया। क्रिया करने के पश्चात यहाँ पे एक पदार्थ बन गया ना। तो ये जो है ना वो कहा जा रहा है कि एक पदार्थ भी बन सकता है या फिर मोर देन वन पदार्थ भी बन सकता है, मैटर बन सकते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया में कोई भी एक है ना, कोई अकेला भी हो सकता है या फिर दो को मिल करके रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के पश्चात वैसा पदार्थ का निर्माण करेगा जो अकेला भी हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकते हैं। उसको जो रिएक्शन कर रहा है ना, यही एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यही रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बात करें तो सूर्य प्रकाश, जो सूर्य की रोशनी होती है उसकी उपस्थिति में अगर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को हाइड्रोजन और क्लोरीन को संयोग करते हैं यानी कि रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो जाएगी।
कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग ले लिए हैं सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, और क्लोरीन को ले लिए हैं, ठीक है। दोनों को क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों को क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। और रिएक्शन के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो रही है, तो रिएक्शन के पश्चात हमें HCl प्राप्त हो रहा है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रही है। यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, दो अलग अलग है ना, कोई पदार्थ है, पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, एक से भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो है, और दोनों को रिएक्टेंट कराएंगे तो एक भी दे सकता है रिजल्ट में, यानी उत्पाद में। जो ये प्राप्त हुआ इसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद, जो कि मैं आगे बताऊंगा। और ये दोनों को अभिकारक कहते हैं ना, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल को भी आप जरूर उसमें मेंशन कर दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ और भी कारण हैं जिससे आपको पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसकी घटना घटती रहती है, ठीक है। जैसे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि बात करें अगर भोजन का पाचन हो जाना, भोजन हम लोग खाते हैं, पेट में जाता है, पच जाता है, शरीर के अंदर जाकर के पच जाता है, तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया ही हुई है। इसके अंदर भी क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मान लीजिए श्वसन हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी किसी भी तरह से इसमें रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। लोहा है, लोहा का जंग लग जा रहा है ना, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलाना, मैग्नीशियम फीता जलाते हैं, गैस रिलीज होता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बन जा रहा है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। फलों का पकना, अगर फल पक रहा है तब भी ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। शराब बनाने के लिए जो अंगूर का किण्वन किया जाता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, वो बहुत ही अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिल सकता है, जो हमारा डेली लाइफ में यूज होता है। आप चाहे तो इसे एग्जाम्पल के रूप में, किस रूप में, इसे एग्जाम्पल के रूप में, है ना, एग्जाम्पल के रूप में आप उदाहरण के रूप में नीचे लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा, जरूरी है। कुछ और अन्य प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। देखिए पहली बात समझिए यहाँ पे ना, आपको कब महसूस होगा, वेन, आपको कब ऐसा एहसास होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुछ इसमें आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो गया, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, या रंग बदल जाता है, गर्मी निकल रहा है, गर्मी का विकास हो रहा है, या गर्मी खत्म हो जा रहा है, गैस का विकास यानी गैस बन रहा है ना, या फिर प्रकाश बन रहा है, प्रकाश रोशनी निकल रही है, तो ये सारे इस चीज को इंडिकेशन करती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी हो रही है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हमारा हो रहा है, यानी कि प्रकाश का रंग बदलना, गर्मी का विकास होना, गर्मी का अवशोषण हो जाना, गैस का विकास होना, प्रकाश का विकास होना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे, जैसे बॉइलिंग एग्स, अंडा को बॉईल कर रहे हैं, तो नीचे सी बात है, इसका स्थिति बदल जाएगा, ठीक है, पहले जो था वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है मे बी इसका कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है ना, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बेकिंग ऑफ टोस्ट, टोस्ट को बेकिंग कर रहे हैं, व्हाइट रहता है फिर रेड हो जाता है, इसका कलर बदल गया, है ना, इसकी स्थिति बदल गई, हार्डनेस हो गया, तो ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया का ही भाग है। जैसे क्रैकिंग एग्स, पहले कुछ और था, अब कुछ और पोजीशन में आ गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। स्लाइसिंग ब्रेड, ब्रेड को काट रहे हैं, ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक्स, मान लीजिए इसे रोशनी जला रहे हैं, माचिस्टिक को जला रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, रोशनी निकल रहा है, तो रोशनी निकल रहा है, तो नीचे से बात है कि यहाँ से भी हमारा क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। रोस्टिंग फूड, फूड को अगर रोस्ट कर रहे हैं तो इससे हीट निकल रहा है, कलर बदल रहा है, स्थिति बदल जा रही है, तो ये भी हमारा एक तरह से क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किसके कौन कौन से कारक हैं जिससे कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, मैं भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूँ, मैं यहाँ पे भी आपको समझा दिया हूँ कि ये इसके कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट करता है। पदार्थ का रंग बदलेगा तो भी करेगा। गर्मी आ रहा है, गर्मी का विकास हो रहा है तो करेगा। गर्मी का खत्म हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस निकल रहा है, गैस का विकास हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश निकल रही है, प्रकाश का विकास हुआ, जैसे माचिस में, तो रासायनिक अभिक्रिया है।
ये सारे इस चीज को दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा मे बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा बात करेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना तो इसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे कि इधर मान लीजिए है मेरा 2Na प्लस Cl2, और इधर बनेगा 2NaCl। तो यहाँ पे जो दो पदार्थ दिख रहे हैं ना, दो मैटर्स दिख रहे हैं, दो पदार्थ दिख रहे हैं, सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें ये जो दोनों पदार्थ हैं इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक समझ में आ चुका है किसे कहते हैं? यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो दो सब्सटेंस है, या दो हो या दो से अधिक हो, है ना, तो उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ समझ सकते हैं, रिएक्टेंट इसे कहते हैं। Na और Cl यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या है? अभिकारक है। और इधर अभिकारक के बाद जब रिएक्शन हो जाती है, देन उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमको मिला, जो हमें प्राप्त हुआ, देन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बाबू? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बता दीजिए मुझे, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं उसे, 2NaCl कहते हैं। 2NaCl क्यों है? ये क्योंकि बैलेंसिंग किया गया है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। लेकिन आपको 2NaCl मत देखिए, आपको यहाँ पे देखना है कि ये और ये भाग ले रहा है, यानी कि अभिकारक है, और ये दोनों का रिएक्शन के पश्चात NaCl प्राप्त हुआ, ये हमारा उत्पाद है। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और जो हमें प्राप्त होता है उसे ही उत्पादक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादक और अभिक्रिया है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जैसे Na और Cl। यहाँ पे Na और Cl ये दोनों क्या है? हमारा अभिकारक है। और जो उत्पाद हुआ यानी कि NaCl जो प्राप्त हुई, है ना, तो ये हमारा उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना। अब रासायनिक अभिक्रिया कुछ प्रॉपर्टी होती है, कब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ये कब कहा जा सकता है उसको समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तो इसमें प्रतीकात्मक निरूपण होता है। प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जब रिएक्टेंट जो होता है, दो रिएक्टेंट अभी बताया ना, Na प्लस Cl, ये नहीं बोला था? तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है हमारा। ठीक है, अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है ना, अभिकारक है। तो जब ये अभिकारक दोनों रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद इक्वल होना चाहिए, बीच में इक्वल, कहीं कहीं इक्वल ना होगा ऐसे तीर भी दे सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसे समता चिन्ह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समता चिन्ह। समता चिन्ह कहते हैं। यानी कि दो विकारक जब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट के बाद ऐसे इक्वल या फिर ऐसे एरो होगा, और एरो के पश्चात इधर क्या लिखा जाएगा? उत्पाद रहेगा लिखा हुआ, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रहेगा लिखा हुआ। देन आप समझ जाइए, दाईं साइड ये किधर रहेगा? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट साइड में रहेगा। राइट साइड में उत्पाद रहता है, प्रोडक्ट रहता है, और लेफ्ट साइड में हमारा अभिकारक होता है। ये जब दोनों रहेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रही है? रासायनिक समीकरण लिखा जा रहा है। यानी कि ध्यान रखिएगा, समता चिन्ह रहेगा किधर? बीच में। ठीक है, उसी जगह पे एरो का भी इस्तेमाल की जा सकती है। समता चिन्ह के बाएं और क्रिया करने वाला विकारक होंगे, अभिकारक होता है, और दाएं साइड में उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा। देन हम लोग कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण है, और यहाँ पे वो घटनाएं घट रही है जो समीकरण के लिए रिक्वायर्ड है, रासायनिक समीकरण के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग यहाँ पे। रासायनिक समीकरण क्या होता है आपको बता चुके हैं, समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है समझ में नहीं आया है, दो बार तीन बार देखिए, फिर भी नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, ताकि उसे बाद में अलग से छोटा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे, संतुलित समीकरण क्या होता है। एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। ठीक है, जैसे यहाँ पे ढांचा समीकरण दिया गया है यानी असंतुलित है, नीचे संतुलित समीकरण दिया गया है यानी बैलेंस कर दिया गया है, दोनों साइड इक्वल हो गया है। तो ये होता क्या है, ये बात को समझना होगा। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। कौन कौन सा? ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड हो गया एरो का।
ये लेफ्ट साइड का हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो दोनों पक्ष हो यानी बाईं साइड और दाईं साइड दोनों साइड का बात करेंगे तो परमाणु की संख्या बराबर होगी। परमाणु की संख्या बराबर कब होगा? जब हम उसको बैलेंस्ड करते हैं। जब हम उसको बैलेंस्ड कर देंगे देन वो क्या हो जाएगा? संतुलित कहलाएगा। ठीक है। दोनों साइड क्या बराबर होगा? ये अगर पूछ दे एग्जाम में क्या बराबर होगा तो परमाणु की संख्या यानी एटम है ना, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, संतुलित कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है? इसको करने का भी बहुत तरीका होता है जो कि आपको समझना है। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं Fe और H2O है ऊपर में, फिर दोनों क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, इधर Fe3O4 और H2 बन रहा है। ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड समीकरण नहीं है। इसको बैलेंस जब कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 3Fe4H2O Fe3O4 4H2 बनेगा। अब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा अच्छे से। यहाँ पे देखना ना, आप ध्यान से देखना बाबू। अगर रियलिटी में समझना है, अगर रियलिटी में आप चाहते हो कि बेहतर मिले तो आप थोड़ा सा समझ देना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है Fe, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है H2O, यही है। इधर आइएगा तो यहाँ पे क्या है? Fe है और O है और नीचे H2 है, यही ना है। अब यहाँ पे देखिए Fe जो है वो कितना है? Fe3 है, O4 है ना। यहाँ पे समझिएगा Fe3 है, O4 है और H जो है वो 2 गो है और यहाँ पे H 2 गो है, O 1 गो है। यहाँ पे समझिएगा ना, मैं यहाँ पे अलग लिख दे रहा हूँ। ओके, O यहाँ पे ना, O 1 गो है, Fe 2 गो है, Fe 1 गो है। यहाँ पे हो क्या रहा है समझिएगा चीजों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड हमारा है और ये हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड में एफ ही एक है लेकिन यहाँ पे 3 है, एफ ई 3 है। तो अगर एफ ई 3 है तो इधर भी 3 करना होगा लेफ्ट साइड में, तो 3 से इसको गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए बाहर साइड करेंगे ना, अंदर में जो इसकी संख्या दी गई है 1 3 2 उसको नहीं छेड़छाड़ करना है। बाहर गुना कर देंगे तो भी ये 3 बन जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एफ ई क्या है? एफ ई जो है वहां पे 1 है और बाहर में 3 से गुना करें तो ये दोनों गुना हो जाता है आपस में, तो एफ ई कितना हो गया? 3 हो गया। वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। अब एफ ई 3 हो गया, ओ 4 गो है, यहाँ पे ओ 1 है। लेकिन ये दोनों क्या है? H2O एक ही में है, तो एक ही में है तो इसको 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो H कितना हो गया? 4 दूनी 8। H का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया, क्योंकि 4 बाहर है और 2 अंदर में है। 4 दूनी 8 हो गया, Fe 8 हो गया, H2 यानी हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? राइट साइड में 2 है, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 बन गया। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या हो गया है? ऑक्सीजन 1 है और 4 से गुना किए तो 4 एकम 4, जगह ऑलरेडी यहाँ पे 4 दी गई है। अब हम अगर इस समीकरण को फिर से लिखते हैं तो बनेगा 3Fe, ठीक है, प्लस 4H2O, एरो रहेगा। इधर देखिएगा तो Fe3O4, ठीक है, और प्लस 4H2। ये समीकरण हमारा बनके तैयार हो गया, जो कि आप यहाँ पे मिलाइएगा तो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही तरीका से बैलेंस कीजिए, लेकिन ये तरीका भी इजी है। अगर आप अच्छे से करते हैं, एक बार 2 बार 3 बार करते हैं तो आप करना सीख जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग बैलेंस करें 2 नंबर को, मैं एक और आपको करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जगह भी नहीं बचा हुआ है पेपर में। यहाँ पे समझिएगा ना, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है Na एक साइड में और O है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, जिससे दोनों को अलग कर दिए। लेफ्ट साइड हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है और एक साइड हमारा राइट है। ठीक है, राइट साइड में क्या दिया है? Na 2 है और O है दिया हुआ। चलिए, O दिया हुआ है, ठीक है, Na
दो गो है और ऑक्सीजन एक है। अब इसे हम लोग बैलेंस जब करना शुरू करेंगे तो इधर देखिए ध्यान से Na कितना है, एक है। यहाँ पे देखिए Na कितना है, Na राइट साइड में दो है, जबकि इधर एक है, एक किधर है। ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए दुगुना करेंगे। ऑक्सीजन को दो बनाने के लिए गुना जब करेंगे हम लोग यहाँ पे तो गुना दो से करेंगे तो ऑक्सीजन दो बन गया हमारा, ऑक्सीजन दो बन गया। और ऑक्सीजन जब दो बन गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है इस जगह पे, और टू एकम टू होता है, यानी ऑक्सीजन और दो से गुना कर दिए दो हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया। और लेफ्ट साइड में भी हमारा दो है तो ये हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक घटना घट गई। घटना जो घटी है वो क्या घटी है कि सोडियम चार हो गया, दो पहले से था और दो से गुना कर दिया तो चार हो गया। और लेकिन लेफ्ट साइड में सोडियम कितना है, सोडियम एक है तो इसको भी चार से गुना करना होगा, इसको भी चार से गुना करना होगा। चार से गुना करेंगे तो हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने के बाद अगर हम लोग समीकरण को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 4Na, क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ फिर से। यहाँ पे लिखाएगा 4Na और प्लस O2 तीर रहेगा। इधर क्या लिखाएगा, दो से गुना हो रहा है ना आगे में तो दो आगे लिखाएगा। और बाकी इधर क्या था तो Na2O, ये हमारा बन जाएगा। आप यहाँ से समीकरण को मिला सकते हैं कि किस तरह से बैलेंस हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, उम्मीद है आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार आप अच्छे से देख लो, बाबू बाबू मैया दोनों को बोल रहे हैं ना, अच्छा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बैलेंस करना सीख जाएंगे। नहीं सीखने के तो बात ही नहीं आता है। अगर तीसरा का बात करें, एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि Mg दिया हुआ है तो Mg लिख देंगे, मैग्नीशियम दिया हुआ है मैग्नीशियम, और एक नीचे मेरा ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का संख्या दो है, मैग्नीशियम कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, क्या है इधर Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना, यानी MgO है। अब बैलेंस करना सीखिए आप, बैलेंस करके देखिए दोनों साइड एटॉमिक संख्या कैसे कैसे बैलेंस है। यहाँ पे MgO है जो कि संख्या में वन है, इधर Mg1 है, ऑक्सीजन दो है। ऑक्सीजन राइट साइड में मेरा एक है, तो ऑक्सीजन दो करने के लिए इसको क्या करेंगे, गुना दो कर देंगे। दो कर देंगे तो मेरा ऑक्सीजन दो हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, दो हो गया। और Mg कितना हो गया, Mg मेरा भी दो हो गया, क्योंकि Mg1 है, दो से गुना किए तो दो एकम दो। लेकिन लेफ्ट साइड में मेरा Mg कितना है, लेफ्ट साइड में मेरा Mg एक है, तो अब Mg को दो से गुना करना होगा, तो इसको दो से गुना कर देंगे। अब देखिए Mg भी दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन दो हो गया राइट साइड में, और Mg भी दो हो गया। अब इसको लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखाएगा 2Mg प्लस O2, एरो रहेगा, बीच में MgO। लेकिन यहाँ पे MgO नहीं लिखाएगा ना, MgO के पहले टू लिखाएगा, क्योंकि दो से गुना किए थे ना। समझ रहे हैं ना, चीजों को समझ में आ रही है, MgO है ना। तो इस तरह से आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप मिला करके दिख जाएगा डिट्टो। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। संतुलित समीकरण क्या होता है, तो हम जो अभी किए, जो हम प्रक्रिया करके बताएं आपको, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसमें परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जा रहा है, इसी को संतुलित कहते हैं। आप सब पूछ एग्जाम में कि जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो किसको बराबर करते हैं, परमाणु की संख्या को या द्रव्यमान को, तो याद रखिएगा परमाणु की संख्या जो होती है उसको हम लोग बराबर करने के लिए उस समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, इसका महत्व क्या है, संतुलित करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं तो आखिर में इसका महत्व क्या है। तो महत्व इसका है, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम काम करता है। क्या काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम काम करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का काम करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम जिसको बोलते हैं, होता क्या है एक्चुअल में ये, अगर हम लोग बात करें इसमें कि होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें द्रव्यमान जो है वह ना निर्माण होगा और ना विनाश होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। इसमें द्रव्यमान विकास भी नहीं होता है तो विनाश भी नहीं होता है, यानी बनेगा भी नहीं तो खत्म भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, बस उसका रूप बदल जाएगा, स्टेट बदल जाएंगे ना, स्टेट बदल जाएंगे। कैसे कैसे बदलेंगे, स्टेट मतलब राज्य राजधानी वाला स्टेट नहीं, उसकी अवस्था।
क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेट मतलब अवस्था हो गया, अवस्था, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया के पहले पहले जिसको यानी कि अभिकारक कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट का काम करता है, और उसके बाद जो हमें प्राप्त होती है जिसको उत्पाद कहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो आपका मास द्रव्यमान जो होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन वहां पे वर्क करता है। बेस्ट एग्जांपल नीचे समझिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड मैंने ले रखा है, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ ले रखा है, कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। और जब इसे रिएक्शन कराने के बाद मर्क्यूरी जो है वो 93 ग्राम बन गया, और 7 ग्राम मर्क्यूरी कहाँ गया, तो 7 ग्राम मर्क्यूरी जो है वो ऑक्सीजन में मर्ज हो गया। इस तरह से मेरा 100 ग्राम हो गया मर्क्यूरी, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गई। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मेरा यही है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बस इतना बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश भी नहीं होता है, मतलब बनता भी नहीं है तो विनाश भी नहीं होता है, ठीक है। काम दोनों तरफ इक्वल करता है, बशर्ते परमाणु की संख्या दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब बेस्ट एग्जांपल मर्क्यूरी ऑक्साइड वाला डाल सकते हैं आप, जो मैंने अभी आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। अब देखिए संतुलित समीकरण को कैसे करेंगे, तीन वे में आपको बताएंगे। चरण वन, ठीक है, चरण है ना, चरण चरण वन यहाँ बताएंगे, चरण टू बताएंगे, और चरण थ्री बताएंगे। चरण वन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको संतुलित करना है, संतुलित करना है, तो कैसे करेंगे, तो रासायनिक समीकरण लिख लेंगे, पहले रासायनिक समीकरण को लिख देंगे, और लिखने के बाद प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेंगे, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ये बॉक्स दिख रहा होगा, चारों ओर से बना हुआ है, घिरा हुआ है, लिख लेंगे और इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए, क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, फिर भी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि संख्या लिख करके, जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर 2 गो है और यहाँ पे सल्फर 1 गो है, सल्फर एक यहाँ भी है, कॉपर यहाँ 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 यहाँ है। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, दोनों साइड सल्फर इक्वल है, सल्फर क्या है, दोनों समान है। लेकिन राइट साइड में कॉपर क्या है, कॉपर जो है वो 2 गो है, और इधर कितना है कॉपर, कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। तो हम इधर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे सिर्फ, तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो गया, अब क्या हो गया, 2 1 है और बाहर में 2 से गुना कर दिए, तो 2 एकम 2, यानी कॉपर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 2 गो हो गया। इधर भी कॉपर कितना है, 2 दिया हुआ है। इधर सल्फर कितना है, 1 है, और इधर सल्फर कितना है, 1 है। सिंपल, ये हमारा अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड समीकरण हो गया। तो ये चरण वन तरीका है जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, जो बच्चा को समझ में नहीं आया होगा, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बिंदास टाइप से यहाँ पे पढ़िए, और इस वीडियो के माध्यम से आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर हम समझाने में असक्षम हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, और भी बेस्ट तरीके से जो हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे समझिएगा ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं। जिसका पहला चरण हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट चरण का, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिख दीजिए, लिख करके और प्रत्येक सूत्र के चारों ओर ऐसे बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बनाने के पश्चात आप उसे बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। बॉक्स के अंदर कोई भी तरह का छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, कोई भी घटाव बढ़ाव नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर कितना है राइट साइड में, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। कॉपर कितना है, कॉपर 2 है, सल्फर कितना है, 1 है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1 है, लेकिन कॉपर कितना है, 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, कॉपर यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, कॉपर 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के आगे 2 बैठाना था, तो ये हो गया बैलेंस। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चरण वन हो गया ये, है ना। चरण टू का बात करें तो चरण टू में आप नंबर भी लिख कर कर सकते हैं, जैसे Fe H2O Fe3O4H2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे Fe3 है, ऑक्सीजन 4 संख्या में है, हाइड्रोजन 2 संख्या में है। इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है और Fe3 है। आपको करना क्या है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों का, जो तत्व मतलब क्या हुआ, एलिमेंट, एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स है उसकी परमाणु संख्या को पहले नोट कर लीजिए, जैसे कि Fe लेफ्ट साइड हमारा ना, LHS बोलते हैं इसको, और इधर मेरा राइट साइड है,
तो एफ ई कितना है? एफ ई 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। लिख दी है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर उत्पाद में यानी प्रोडक्ट में यानी राइट साइड, तो इधर कितना है? एफ ई 3 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं आराम से। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे उत्पाद में 3 एफ ही है, तो इधर भी तो 3 करना होगा, तो इसको गुना 3 कर देंगे। तो 3 एकम 3 बन गया, दोनों 3। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे गुना 4 कर देंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जब 4 करेंगे तो नीचे से बात है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मर्ज है इधर, दोनों मर्ज है, तो यहाँ भी गुना 4 हो जाएगा। यहाँ भी गुना 4 हो जाएगा, तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा? 8 हो गया। तो इधर 2 है, तो इधर 8 करने के लिए गुना 4 कर देंगे। अब मेरा बैलेंस हो गया ये मेरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिख करके भी दिखा रहा हूँ मैं। एफ ई में यहाँ पे क्या समीकरण था? एफ ई प्लस एच टू ओ, फिर फिर होगा एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू, यही था ना। अब इसमें क्या हुआ? एफ ई को 3 से गुना किया ना, तो आगे 3 बैठा देंगे, हो गया। एच टू ओ को 4 से गुना करें तो आगे 4 बैठा देंगे, ठीक है। नाउ उत्पाद में आ जाएंगे, एलिमेंट में। एलिमेंट में कैसे करेंगे? एलिमेंट में कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो एलिमेंट में करने के लिए यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट में यहाँ पे 4H2O कर दिए, तो यहाँ का मेरा एक साइड का लिखा गया, ठीक है। मेरा एक साइड का लिखा चुका है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है ये राइट साइड का। तो राइट साइड में देखिए, एफ ई में कोई बदलाव नहीं किए हैं, है ना? नहीं किए हैं। हाइड्रोजन में बदलाव किए हैं और ऑक्सीजन में बदलाव नहीं किए हैं, यानी सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ हाइड्रोजन में 4 से गुना किया है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब आप मिला लीजिए इस समीकरण को, ये बैलेंस हो चुका है ना। तो ये चरण 2 संख्या है। इसमें आप चाहें तो इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। किसको? समीकरण को, ठीक है। रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गौर करके, सब कुछ आपको बैलेंस नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 एफ ही है, तो यहाँ पे देखिए 3 एफ ही दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 गुने 2 है, 4 गुने 2 यानी 8 हो जाएगा। 8 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 गो है, यानी सब कुछ आपको बैलेंस हो गया है ना। तो इस तरह से भी आप बैलेंस कर सकते हैं। ये चरण संख्या 2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 है। अब चरण 3, एक लास्ट चरण और है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद 3 चरण काफी है, एक चरण 2 चरण में ही आप सीख गए होंगे, दोनों तरीका से कर सकते हैं, है ना। वैसे तो बुक में बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन उतना ज्यादा आप लीजिएगा दिमाग में बर्डन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 2 चरण ही पढ़िए, 3 चरण पढ़िए फिलहाल, बाकी आगे हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा ना, यहाँ पे तीसरा चरण में कैसे करेंगे? सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को, जो सबसे अधिक परमाणु है, उस तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करें। सबसे अधिक परमाणु का जो तत्व होता है, उसको क्या करना है? दोनों साइड में से किधर भी उसी को इक्वल करिए पहले। समझ गए? जैसे यहाँ पे Fe3O4 है, देखिए Fe को 3 कर दिए, इधर बैलेंस हो गया, ठीक है। O4 O 4 को है, तो 4 आगे देखो यहाँ पे गुना कर दिए, हो गया इक्वल। हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 इधर गुना कर दिए। मतलब सेम चीज है ना, कोई वैसा इशू नहीं है। घुमा फिरा के वही चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जो हमको आपको चरण 1 और 2 में बताया है। दर्शक उम्मीद है चरण 1 और 2 से आपको क्लियर हो गया होगा। वही 2 को फॉलो कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। और क्लास जो है आज यहाँ पे एंड होगा, है ना। ये क्लास 1 है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा, वो आपको बहुत जल्द, इसी का सेकेंड चैप्टर नहीं बोलेंगे, इसी का सेकेंड पार्ट बोलेंगे ना, इसको अपलोड बहुत जल्द किया जाएगा, ठीक है, क्लास बना करके। और इस क्लास में अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव है,
सहायता चाहिए, समझ में नहीं आया है या किसी अन्य पॉइंट को चाहते हैं कि फिर से एक बार आपको समझा दिया जाए या पुनः किसी अन्य तरीका से समझाया जाए, तो उस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे देंगे। आप बस कमेंट कर देना, ठीक है? और अच्छा लगागा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर जुड़ जाइए। जुड़ने से फ़ायदा क्या है? जुड़ने से फ़ायदा है कि आपको टेंशन नहीं होगा कि क्लास कब आएगा, कौन-सा आएगा, अब आपको याद है कि नहीं है। ऑटोमेटिक आएगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, आप आराम से देख पाएँगे, मिस नहीं होगा। बाकी लगातार अपडेट भी रह पाएँगे चैनल से। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द अपलोड होगा, इसी का भी दूसरा पार्ट, और ज्योग्राफी का भी एक क्लास हो चुका है, उसका भी दूसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।